हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के कई सारे वीडियोस कंप्लीट किए हुए थे, जिसमें हमने कई सारे टॉपिक्स को क्लियर किए हुए हैं। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में, और एनिमल्स यानी कि ह्यूमंस में और प्लांट्स में ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्क कैसे करता है। इसके साथ ही इसके अंदर हम कई सारी चीज़ों की स्टडी करेंगे, जैसे कि हम जानेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है, हम जानेंगे हार्मोन्स का फंक्शन हमारे बॉडी में और प्लांट्स के बॉडी में किस तरह से होता है, ब्रेन की फंक्शनिंग हमारी बॉडी में किस तरह से होती है, और स्पाइनल कोड हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। इसके अलावा नर्व सेल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में क्या फंक्शन या क्या रोल प्ले करते हैं, और इसके अलावा कई सारी चीज़ों की हम डीप स्टडी भी करेंगे, जिससे कि हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे बॉडी में किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। दोस्तों, जो हमारा बॉडी का कंट्रोल होता है, जिससे कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स जो है और डिफरेंट जो हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो कंट्रोल फॉर्म में हमारा काम करते हैं, वो कंट्रोल उसका सिस्टम ब्रेन से होता है। मतलब ब्रेन जो होता है हमारे बॉडी का पूरा कंट्रोलिंग सिस्टम संभालता है, और वही हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को और डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले वीडियो कि हम डाइजेस्ट करते हैं अपना फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन जो फूड हम लेते हैं एट फर्स्ट वो हम अपने माउथ में लेते हैं, यानी बकल कैविटी में लेते हैं। तो हमारा जो टंग होता है वो फूड को चीव करने के लिए यानी चबाने के लिए फूड को डायरेक्शन देने का काम करता है, मतलब लेफ़्ट साइड राइट साइड माउथ में ले जाने का काम करता है। तो वो अगर कंट्रोल वे में नहीं डायरेक्शन देगा तो क्या फूड अच्छे से वहाँ पे स्मॉलर कंपोनेंट्स में टूट पाएंगे? ये बिल्कुल नहीं। और अगर जो टंग है वो कंट्रोल वे में नहीं चलेगा तो ये भी हो सकता है कि वो टीथ के नीचे हमारे आके दब जाए बार बार, और वहाँ पे हमारा टीथ जो है उसको टंग को इंज्योर कर सके, मतलब कि उसको चोट पहुँचा सकता है उसको। इसलिए हर बॉडी के पार्ट्स को और हर ऑर्गन्स को एक कंट्रोल वे में वर्क करना ज़रूरी होता है। तो अब ये कंट्रोल जो फंक्शन होता है वो किसके द्वारा ही परफॉर्म होता है? ब्रेन के द्वारा होता है। और अब बात कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से हमारे बॉडी में परफॉर्म होता है। तो जो हमने खाना चबाया हुआ है वो हमारे बॉडी में अब ऑइसोफेगस के थ्रू कहाँ जाता है? स्टमक के से जाते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जहाँ हमारा फुल डाइजेशन होता है। लेकिन क्या स्मॉल इंटेस्टाइन ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को पचाने के लिए? जी बिल्कुल नहीं। उसका डिफरेंट ऑर्गन्स भी उसका साथ देते हैं। जैसे जो माउथ होता है सबसे पहले उसको तोड़ने का काम करता है स्मॉलर पीसेस में, फिर वहाँ से सलाइवा भी मिक्स होता है, फिर जो स्टमक में आता है वहाँ कुछ एसिड्स रिलीज़ होते हैं, पैंक्रियाज कुछ एसिड्स देता है, तुम्हारा लीवर्स कुछ एसिड देता है, और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ एसिड्स होते हैं या फिर इंटेस्टाइनल जूस होते हैं जो कि पूरा उसका पाचन करने में हेल्पफुल होता है, जिससे कि पूरा जो फूड होता है हमारा डाइजेस्ट हो पाता है। तो हमने ये क्या देखा कि जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में वो संयोजी तरीके से, यानी कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए, एक दूसरे को सहयोग करते हुए जो फूड का जो डाइजेशन है उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का काम होता है पूरे हमारे बॉडी में, और कोई भी वर्क वहाँ पे सक्सेसफुल हो पाता है। तो ये हमने समझा कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें किस तरह से शुरुआत करनी है। तो पिछले वाली चैप्टर में हमने बात की थी कि जितने भी मेंटेनेंस होते हैं हमारे बॉडी के में, जो भी फंक्शंस होते हैं वो
किसके द्वारा होते हैं? तो हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। ये सारे लाइफ प्रोसेसेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए। और हमने ये भी जाना था पिछले चैप्टर में कि जो भी चीज़ मूव करती है, जिनमें भी मूवमेंट होता है, वो क्या होती हैं? जीवित होती हैं। और साथ ही साथ माइन्यूट लेवल पे हमने ये भी स्टडी की थी कि किस तरह से हम लिविंग और नॉन लिविंग को कैटेगराइज करते हैं। तो अगर आपने इन चैप्टर्स को नहीं देखा है, इन चैप्टर्स के वीडियोस के आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, तो हमारे वीडियोस को आप देख सकते हैं पिछले चैप्टर के प्लेलिस्ट में, ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अब इस चैप्टर में हम बात कर लेते हैं कि जो मूवमेंट्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं। जैसा कि प्लांट्स के अंदर होता है ग्रोथ यानी कि वृद्धि, वृद्धि यानी कि जो चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी बीज को हम बोते हैं सॉइल के अंदर, तो कुछ दिन के बाद क्या होता है, वो जो बीज होता है उसका नीचे से रूट्स निकलना शुरू हो जाता है, ऊपर का पार्ट में डिफरेंट ब्रांचेस निकल आते हैं, लीव्स निकल आते हैं, पूरा शूट डेवलप हो जाता है उसका प्लांट का। और कुछ समय बाद वो पूरा प्लांट हो जाता है, या फिर और कुछ समय बाद वेट किया जाए तो वो ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उनका ग्रोथ हो रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि वो बढ़ रहे हैं, वृद्धि हो रही है उनमें। तो जैसे जैसे उनका ग्रोथ होता है तो उनमें हम कहते हैं कि मूवमेंट हो रहा है। तो प्लांट्स में ये होता है कि जो ग्रोथ है उसी पे मूवमेंट डिपेंड करता है। लेकिन जो ये ग्रोथ है वो सारे ऑर्गेनिजम्स और सारे प्लांट्स पे डिपेंड नहीं करता है। कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जो कई सारे एनिमल्स होते हैं, और कुछ जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देख लेते हैं कि एक बिल्ली दौड़ रही है, जो बच्चे हैं वो झूले पे झूल रहे हैं, जो बफेलोस हैं वो अपना खाने को चबाने का काम कर रही हैं। तो ये सब क्या है? मूवमेंट्स हैं, लेकिन ये ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब ये कैसे नहीं डिपेंड करते हैं? तो मान लेते हैं कि जो बच्चे खेल रहे हैं झूले पे, वो क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े होंगे तभी खेलेंगे। बच्चा जो छोटा होता है, माँ की गोद में होता है, इन्फेंट है, शिशु है, तो वो भी क्या होता है? खेल रहा होता है, अपने हाथ पैर का मूवमेंट कर रहा होता है। तो वो डिपेंड नहीं करता है कि वो ग्रोथ होगा, बड़ा होगा तभी वो खेलेगा, तभी वो मूवमेंट करेगा। तो यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही हैं? बिल्ली दौड़ रही है, बफेलो अपना मुंह चबा रही है। तो ये चीज़ डिपेंड नहीं करता है कि जब बड़े होंगे या फिर ग्रोथ होगा उनमें तभी वो सारी मूवमेंट्स कर पाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ग्रोथ पे जो मूवमेंट होता है वो डिपेंड नहीं करता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो मूवमेंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो हमारे लाइफ से किस तरह से एसोसिएटेड है, किस तरह से रिलेटेड है, क्या ज़रूरत है इनको हम जानने की। तो जो भी हमने अभी एग्जांपल दिया कि जो कैट है वो दौड़ रही है, तो जितने भी मूवमेंट्स होते हैं हम इन्वायरमेंट में, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। जैसे कि जो बिल्ली दौड़ रही थी, तो हो सकता है वो चूहे के पीछे दौड़ रही हो, और जो बच्चे खेल रहे थे झूले पे, तो वो फन के लिए खेल रहे थे, मज़े के लिए खेल रहे थे। और जो बफेलोस हैं वो अपना खाना चबा रही थी, तो उसका रीज़न क्या है कि वो अपने फूड का स्मॉलर कंपोनेंट्स में तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिससे कि वो उसका डाइजेशन और इजी हो सके। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ और एग्जांपल, जैसे कि अगर हमारी आंखों पे बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट पड़ती है तो हमारी आंखें बंद होने लगती है, या फिर बहुत ज़्यादा हॉट ऑब्जेक्ट पे को हम टच करते हैं तो उस पर हम तुरंत मूवमेंट करते हैं कि उसको हमारा हाथ हटाना है वहाँ से। तो ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं वो क्विक होते हैं, और इन सब मूवमेंट्स के बारे में हम इसलिए बातें कर रहे हैं कि ये सारे मूवमेंट्स क्या होते हैं? कंट्रोल्ड फॉर्म में होते हैं, और एक मैनेज्ड फॉर्म में कोऑर्डिनेट, डिफरेंट हमारे बॉडी के पार्ट्स कोऑर्डिनेट करके ये मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे कि हम यहाँ और देख सकते हैं कि जो हम बातें कर रहे होते हैं हमारे क्लास में, जैसे कि हम क्लास में बैठे हुए हैं और जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो विस्परिंग कर रहे होते हैं, मतलब कि चिल्लाने के बजाय वो धीरे धीरे बोल रहे होते हैं, विस्परिंग कर रहे होते हैं, फुसफुसा रहे होते हैं। तो ये सब क्या है? एक कंट्रोल्ड मूवमेंट है। और ये कंट्रोल्ड मूवमेंट किससे हो रहा है? क्योंकि हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है और वो ऑर्डर दे रहा है डिफरेंट ऑर्गन्स को हमारे कि तुम ऐसा करो, ऐसी एक्टिविटी करो, और जिससे कि सारा जो मैटर है, सारा जो हमारा एक्टिविटी है एक कंट्रोल्ड फॉर्म में रहे और एक मैनेज्ड फॉर्म में वहाँ कंप्लीट हो।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और इसका इंट्रोडक्शन यहाँ कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं कि एनिमल्स में, जिसमें कि ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, उसमें किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होता है। तो उसका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। और नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम में कई सारे मस्कुलर टिश्यूज़ आ जाते हैं, नर्व्स आ जाते हैं, और वही क्या करते हैं, वो पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने का काम करते हैं। और नर्व्स में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है न्यूरॉन्स होते हैं, और न्यूरॉन्स की स्टडी हम करेंगे, क्योंकि न्यूरॉन्स ही जो होता है वो सारे मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करता है डिफरेंट सेल्स में, ऑर्गन्स में, जिससे कि हमारी बॉडी फंक्शन करती है। अब कई सारे हमारे सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं, और वो सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, 5 मेजर सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे बॉडी में, ईयर, नोज़, टंग, आइज़ और स्किन। ये सारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं ये बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही होती हैं उनको तुरंत सेंस कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना रिस्पांस देते हैं। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, और जो टेस्ट के रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कि हम टेस्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं उसको गस्टैटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। और अगर स्मेल को हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो जिस रिसेप्टर से हम स्मेल को डिटेक्ट कर पाते हैं उसे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो नर्व्स होते हैं यानी कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें किस तरह से फंक्शन होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, और इस तरह से कई सारे न्यूरॉन्स होते हैं हमारे बॉडी सेल्स के अंदर। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा सबसे बड़ा बॉडी का सेल है, वो सबसे बड़ा जो सेल है वो नर्व सेल ही है, यानी कि न्यूरॉन है। अब जो नर्व सेल है उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, तो यहाँ पे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं जो दिख रहा है आपको बाहर की तरफ, उसको डेंड्राइट कहते हैं। और एक बीच में न्यूक्लियस होता है, और ये इसके चारों ओर फ्लूइड भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसमें कि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। और यही क्या कहलाता है, हमारा सेल बॉडी कहलाता है। और या फिर इसको कहते हैं साइटोन भी कहा जाता है, सेल बॉडी को सेल बॉडी कहें या साइटोन कहें। अब ये इससे कनेक्टेड होता है, यहाँ पे एक ब्रांच एक लाइन की तरफ से इस तरह से जाती है जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, और ये फिर ब्रांच्ड हो जाती है यहाँ पे, और यही एक्सॉन का एंडिंग होता है या फिर नर्व एंडिंग हम कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये न्यूरॉन जो होता है, नर्व सेल जो होता है वो किस तरह से फंक्शन करता है। तो नर्व सेल जो होते हैं वो इस तरह से फंक्शन करते हैं कि वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अटैच पूरी तरह से नहीं होता है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पहला नर्व सेल है, न्यूरॉन है, और दूसरा जो न्यूरॉन है वो यहाँ पे है। तो दूसरा जो न्यूरॉन होगा वो इस तरह से यहाँ पे अटैच नहीं होता है, इससे थोड़ी सी दूरी पे होती है। तो यहाँ से ये इसकी जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, मतलब जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। मतलब साइनेप जो होता है वो दो नर्व्स की या दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप कहलाता है। अब फंक्शन किस तरह से परफॉर्म होता है कि जो भी बाहर की एक्टिविटी हो रही होती है, जैसे मान लेते हैं कि कोई गर्म चीज़ हमने छुई और वहाँ से तुरंत अपना हाथ हटा लिया, तो वो मैसेज जो होता है कि हमने गर्म चीज़ छुई और हाथ हमको वहाँ से हटाना है, वो मैसेज पहले आता है डेंड्राइट में। और डेंड्राइट में किस फॉर्म में आता है, केमिकल फॉर्म में आता है, केमिकल रिएक्शन होता है वहाँ पे, केमिकल फॉर्म में आ जाता है। अब यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी मैसेज होती है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में यहाँ पे आ जाती है, और ये फिर एक्सॉन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होने का काम करती है। एक्सॉन के थ्रू वो ट्रांसफर होती है बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरे जगह पे। तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र हो रही है इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है, उसके फॉर्म में मैसेज जा रहा है। और फिर ये ब्रांच स्ट्रक्चर यानी कि जो नर्व एंडिंग है वहाँ से फिर ये केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, और केमिकल रिएक्शन होता है। और कहाँ पे, तो इस साइनेप जो होता है यानी कि दो नर्व या दो न्यूरॉन्स के बीच में जो जगह होती है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। और फिर जो ये केमिकल रिएक्शन होता है वो फिर रिसीव कर लेता है डेंड्राइट, और डेंड्राइट फिर क्या करता है, नर्व इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करके जो भी मैसेज है उसको फिर भेजने का काम करता है। इस तरह से सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे को जो मैसेज होते हैं तेज़ी से भेजने का काम करते हैं, और वो जो मैसेजेस होते हैं
फिर सेल्स में जाते हैं, फिर डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स में जाते हैं, और फिर वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट होती है कि हमको करना क्या होता है, क्या स्टेप उठाना होता है तुरंत। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेंटेन होती हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से हमारा नर्व्स है या नर्वस सिस्टम है वर्क करता है। तो ये पूरी हमारी स्ट्रक्चर थी, और इस वीडियो में हमने ये क्लियर कर लिया है कि जो कंट्रोल होता है और कोऑर्डिनेशन होता है किस तरह से होता है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आगे हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और कई सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।